Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 29th of July 2023। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज नीडलेस मूव बाय अलाउइंग ईडी चीफ्स कंटिन्यूएंस द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरमाइंड इट्स ओन अथॉरिटी। तो कॉन्टेक्स्ट तो ऊपर से ही समझ आ गया होगा कि जो अभी रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ को जो फिर से जो है एक्सटेंशन अलाउ किया है उसके रिगार्डिंग है ये। तो इसमें ऑथर ने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है वो थोड़ा सा गलत बताया है। ऑथर का कहना है कि जब ऑलरेडी जुलाई 11 के डिसीजन में कोर्ट ने उनके एक्सटेंशन को इलीगल कर दिया था और उनका जो टर्म था वो सिर्फ जुलाई 31 तक ही बोला था कि उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा, तो फिर अब ये फिर से एक्सटेंशन क्यों दिया गया है। तो जो ऑथर ने ये भी कहा है कि जो रीजन दिया गया है एफ का कि एफ उसके रिगार्डिंग ऑथर ने कहा कि द मल्टीलेटरल बॉडी adopts a mutual evaluation system and India's ongoing review will go on until June 2024। तो ये रिव्यू तो जून 2024 तक चलने वाला है, ठीक है ना। और जो जो इसकी फाइनल जो इवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो तब कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा है फिर ऑथर ने, एज द एजेंसी दैट एडमिनिस्टर द लॉ अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग द ईडी मे हैव अ key role in preparing the country's representation, but it is difficult to believe that the process depends on one individual Mr. Mistra's services for FATF purposes alone। अगर आप मतलब उनका रोल ऐसा था भी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप उनकी सर्विसेज उसके लिए रख सकते थे while leaving the डायरेक्टरेट्स रूटीन एक्टिविटीज अंडर हिज सक्सेसर। और जो रूटीन एक्टिविटीज थी, अदर एक्टिविटीज थी, वो सक्सेसर के आप सौंप सकते थे। बट इन डिसीजंस पे जो है वो या इन पॉइंट्स पे जो है वो कोर्ट ने कोई भी ना तो पॉइंट उठाया, ना ही कोर्ट ने कोई डायरेक्शन से इसके रिगार्डिंग इन बातों को लिया था जब ये एक्सटेंशन दिया था, ठीक है ना। एक एक बात जरूर कही कि द कोर्ट did raise questions as to how one person could be indispensable but ultimately choose to allow him to continue for some more time। तो ये तो जरूर क्वेश्चन रेज किया था कोर्ट ने कि केवल एक ही आदमी पे जो है कैसे डिपेंड हो सकती है सब चीज, कि उसके बिना काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। One can understand the argument that the country's image depends on a positive FATF devaluation, but the claim that not giving Mr. Mishra an extension might result in a negative image is quite incomprehensible। ये तो ठीक है कि जो पॉजिटिव एफएटीएफ इवैल्यूएशन होना चाहिए क्योंकि कंट्री की इमेज उससे बेहतर रहेगी, लेकिन क्या सिर्फ एक ही आदमी पे वो डिपेंड है, उससे थोड़ा सा ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल ऑथर ने इसको बताया है, ठीक है ना। इंडियाज क्रेडेंशियल्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन इट्स लॉज सिस्टम्स एंड कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड नॉट ऑन हु प्रिपेयर्ड ऑन द रिपोर्ट। और ये भी ऑथर ने कहा है कि रिपोर्ट कौन बनाता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिपोर्ट कैसी बनी है, रिपोर्ट्स में जो सिस्टम और कंप्लायंस यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑथर का कहना इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मर्करी राइजिंग क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर ए रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो जो रिसेंटली यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो स्टेटमेंट जारी किया था क्लाइमेट चेंज से होने वाले कैटेस्ट्रोफे के रिगार्डिंग, और स्टेटमेंट क्या था, द अर्थ हैड पास्ड फ्रॉम ए वार्मिंग फेज इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। उसके रिगार्डिंग जो है ये एडिटोरियल लिखा गया है। द कमेंट्स कम इवन एज साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्जेस ऑन द कंक्लूजन दैट जुलाई इज सेड टू बी द हॉटेस्ट मंथ इन द लास्ट 12,000 ईयर्स। तो पिछले 12,000 सालों में जो है हॉटेस्ट मंथ रहा है जुलाई। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये स्टेटमेंट जो है रहा है और साइंटिफिकली एक एविडेंस भी है ये, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज है या क्या क्या जो क्लाइमेट चेंज से जो चैलेंजेस निकल के आए हैं, जो रिसेंट में फिनोमिना या चैलेंज इश्यूज देखने को मिले हैं, बेसिकली उनका जिक्र ऑथर ने किया है। जैसे ओशन टेम्परेचर और राइज पे है, सेंट्रल इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला नीना कंडीशन से वो ट्रांजिट कर रहा है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जो इम्पैक्ट है, जो टेम्परेचर राइज जो ये टेम्परेचर में राइज है वो यह है, इंक्लूड टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना टचिंग 52 डिग्री सेल्सियस। और वाइल्ड फायर देखने को मिली अभी ग्रेस में, बेकिंग हीट इन यूएस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रेंज इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में जो इश्यूज देखने को मिले हैं, आउटकम्स मिले हैं, उनका ऑथर ने अपने उसमें दिखाया है। थोड़ा सा पॉजिटिव वो भी बताया है, जो यूएन जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब चीज मतलब नेगेटिव तो है ही बहुत कुछ, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है कि मतलब होप है। तो होप के साइन भी उन्होंने बताया दैट इट वाज स्टिल पॉसिबल टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड अवॉइड द वेरी वर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट ओनली
विद ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट चेंज। तो ये पॉसिबल तो है, बट इसके लिए एक ड्रामेटिक और इमीडिएट हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, और अगर ये नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज के हम आफ्टर इफेक्ट्स और जो कंसिक्वेंसेज है वो तो देख ही रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑथर ने थोड़े से यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट किया, क्यों? क्योंकि हमारे जो पीएम है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वी विल मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात करें तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। क्यों? इट ऑल्सो मीन ग्रेटर प्रेशर ऑन इंडिया टू टेक ऑन ए ग्रेटर शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना। दिस कुड मीन एडवांसिंग एज इट्स नेट जीरो कमिटमेंट्स फ्रॉम 2070 टू 2020। तो जो हमने अभी 2070 का जो टारगेट रखा है नेट जीरो कमिटमेंट्स का, उसको हमें कहीं ना कहीं नीचे लाने की जरूरत है, यानी कि 2050 तक हमें ये अचीव कर लेना है। दूसरी बात, जब हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, या जो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, तो वहां पे भी कल हमने एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि कल हम एक एडिटोरियल था उसमें बताया था न्यूज में कि 75% जो हमारा पावर प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी भी थर्मल पावर प्लांट से ही हो रहा है। तो मतलब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अभी हमें रिड्यूस करने की जरूरत है और इस फील्ड में कितना काम हमें करने की जरूरत है। बढ़ते हैं लीड एडिटोरियल की तरफ, विच इज चार्टिंग द पाथ फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और ये इसका टर्म जो होता है वो होता है 5 ईयर के लिए इसका अपॉइंटमेंट होता है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से जो है ये अपॉइंट होती है। ठीक है ना। और क्योंकि अभी इसका अपॉइंटमेंट जो ड्यू हो गया है, तो शॉर्टली जो है 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट होने वाला है। ठीक है ना। तो 15 फाइनेंस कमीशन जो नवंबर 2017 में अपॉइंट हुआ था, उसके बाद से अगर हम देखें तो काफी सारे क्रिटिकल चेंजेस हो चुके हैं। उनमें से कोविड-19 का जो टाइम रहा है उसके दौरान भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। उन्हीं के रिगार्डिंग ऑथर ने जो है बात की है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके लिए चैलेंजेस काफी रहने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहला चैलेंज तो यही रहेगा कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो का जो राइज देखने को अभी जो मिला है उसको नीचे लाने का पहला चैलेंज रहेगा। और ऑथर ने डाटा भी देख में दैट इट हैज शॉट अप क्लोज टू 90%। कल हमने देखा था लगभग 89.6% जो है वो चल रही है डेट टू जीडीपी रेशियो एट द एंड ऑफ 2021। ठीक है ना। उसमें हमने स्टेट के भी शेयर की बात की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर की बात की थी। इसमें से 31% जो है वो स्टेट का शेयर था और बाकी का जो था वो हमारा सेंटर का था। ठीक है। उसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर पिछले ईयर्स के उसमें देखे कॉन्टेक्स्ट में, तो जो जो हमारा इफेक्टिव शेयर रहा है सेंटर्स ऑफ स्टेट्स इन सेंटर्स ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, वो लगभग 31% है, और जो कि 35% था लगभग 2015-16 में और 2019-20 के पीरियड में। और जो 2021 से 2023-24 के पीरियड में जो रहा है स्टेट्स का शेयर सेंटर्स ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में वो घट गया है और वो लगभग 31% आ गया है। ठीक है ना। और इसका रीजन जो घटने का दिया है वो ये दिया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो शेयर होता है सेस और सरचार्ज में, वो जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो बढ़ के कितना हो गया है 18.5% तक बढ़ गया है 2020-21 से 2023-24 के पीरियड में, जो कि 2015-16 से 19 के पीरियड में केवल 12.8% था। और पीछे जाएं तो जो 13 फाइनेंस कमीशन का पीरियड था उसमें ये जो शेयर था सेस और सरचार्ज का, वो केवल 9.6% तक ही था। ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पे सजेशन ये दिया गया है कि द शेयर ऑफ स्टेट मस्ट बी इंक्रीज इफ द प्रोपोर्शन क्रॉसेज 10%। तो जैसे ही ये 10% का प्रोपोर्शन क्रॉस कर जाएगा सेस और सरचार्ज का, तो उसी तरह से जो स्टेट्स का शेयर होता है डिवोल्यूशन में, जो सेंटर की जो टैक्सेज होते हैं उसके जो उसका जो डिवोल्यूशन है वर्टिकल डिवोल्यूशन, उसमें जो है स्टेट्स का शेयर वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा जो इशू कंसर्न का बताया ऑथर ने, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी। ठीक है ना। और उसमें कंसिक्वेंट डिक्लाइन देखने को मिला था काफी टाइम से, लेकिन हालांकि ये वाला इशू तो अब इतना नहीं है क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स है उसमें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन वहीं ऑथर ये भी कह रहा है जीएसटी स्टिल नीड्स रीस्ट्रक्चरिंग टू मेक इट अ गुड एंड सिंपल टैक्स। तो रीस्ट्रक्चरिंग की कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत है,
क्योंकि जो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला लास्ट 2 ईयर्स में ही देखने को मिला है। तो मतलब अभी भी रिस्ट्रक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहा है कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स का सेंट्रल जो डिविजन पूल है उसमें शेयर होता है वो डिटरमिन होता है कुछ सेट से इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम है, एरिया है, इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स है सच एज फॉरेस्ट कवर एंड डेमोग्राफिक चेंज। और इसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो जो डिफाइन की जाती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम ए बेंचमार्क usually kept at the average per capita income of the top 3 states that is used as a determining factor। तो इस पे डिपेंड करता है जो पर कैपिटा इनकम का जो द डिस्टेंस क्राइटेरिया implies relatively larger share for relatively lower income states। और जो ये क्राइटेरिया डिस्टेंस क्राइटेरिया यूज किया जाता है उससे जो लोअर इनकम स्टेट्स है उनको लार्जर शेयर मिलता है, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर का ये कहना है कि हाउएवर ड्यू अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू द नीड्स ऑफ द लोअर इनकम स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है कि लोअर इनकम स्टेट्स है उनकी जो जरूरतें हैं उनके लिए अटेंशन तो देनी पड़ेगी, बट दीज स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए रिलेटिवली लार्जर शेयर ऑफ demographic dividend to India in future provided attention is paid to the educational and health needs of their population। क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इनका लार्जर शेयर जो है ये प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन वो तभी कर सकती हैं जब आपकी जो फ्यूचर में उनकी अटेंशन देंगे, आप उनकी एजुकेशनल नीड्स को, हेल्थ नीड्स को जो भी है, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को वो यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है ना। यहाँ पे सजेशन ये दिया है, इट मे बी यूजफुल टू फ्रीज द वेट टू डिस्टेंस क्राइटेरिया एट द करंट लेवल, इवन रिड्यूस इट टू 40%। तो जो वेटेज दी जाती है क्राइटेरियन को पर कैपिटा इनकम को जो भी की 45% है, उसको या तो आप जो है फ्रीज कर दें या फिर उसको रिड्यूस कर दें 40% पे, ठीक है ना। ये ऑथर ने सजेस्ट किया है, बट सब अपवर्ड एडजस्टमेंट इन द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द पुअर स्टेट्स में बी डन थ्रू ग्रांट। और जो रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट करना है ट्रांसफर उनको, वो ग्रांट्स के थ्रू जो है वो किया जा सकता है कि पुअर स्टेट्स को आप ग्रांट्स दे सकते हैं। इक्वलाइजेशन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रायोरिटाइज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ रिसोर्स ट्रांसफर। और रिसोर्स ट्रांसफर के ओवरऑल ट्रांसफर जो होता है रिसोर्स का, उसमें आपको इक्वलाइज करना होगा किसको, एजुकेशन और हेल्थ को। मतलब एजुकेशन और हेल्थ को इक्वली आपको सभी स्टेट्स को प्रोवाइड करने पे जो है आपको फोकस करना होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन क्राइटेरिया, अभी जो ऊपर हमने देखे 5-6 क्राइटेरिया थे जिसके थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन किया जाता है, ऑथर ने सजेस्ट किया द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल स्टेट मे बी गाइडेड बाय द इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल यूजिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्राइटेरिया सच एज पॉपुलेशन, एरिया एंड डिस्टेंस। तो मेनली ये 3 क्राइटेरिया आप यूज कर सकते कीजिए उसमें, पॉपुलेशन, एरिया और डिस्टेंस, सप्लीमेंटेड बाय सुटेबल स्कीम फॉर ग्रांट्स। और बाकी जो है रिसोर्सेज का ट्रांसफर आप सुटेबल स्कीम्स ग्रांट्स की जो है रखिए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दिस इज द सजेशन ऑफ ऑथर। रिकमेंडेशंस की अगर बात करें, वही है कि 58.7% जो है वो यूनियन का है और 38% जो है उसमें जो सेंटर का डेट और जीडीपी का जो रेशियो है उसमें 58.3% जो है, 7% जो है वो यूनियन का और 31% उसका है। और ये दोनों ही जो अभी देखे हम, वो दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई है, अभी भी कंसिडरेबली अबव द एफआरबीएम ने जो नॉर्म्स जो है वो सजेस्ट किए थे, वो उसमें यूनियन के लिए 40% था और स्टेट्स के लिए 20% था केवल। जब भी कि अब हम अगर देखें तो स्टेट का 31% हो गया है, वहीं यूनियन का अभी भी 58.7% पे है। तो यानी कि एफआरबीएम की जो नॉर्म्स थे उनको कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत है। अमेंडमेंट टू द सेंटर्स एफआरबीएम नीड्स टू बी री एग्जामिन्ड, ठीक है ना। जो 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू जो नॉर्म्स जो है वो किए गए थे, रीडिफाइन किए गए थे, उनको अब फिर से मतलब देखने की जरूरत है, ठीक है ना। दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। जो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, 16th फाइनेंस कमीशन का भी ये टास्क रहेगा, ठीक है। A few state governments appear to have relatively larger debt and fiscal deficit numbers relative to their GSDP। तो कुछ स्टेट्स में जो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो उनके जीएसडीपी के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई देखने को मिला है। और इसमें ऑथर ने जो है मेन 2 रीजन जरूर बताया कि ये कहीं ना कहीं इसमें 2 रीजन का रोल रहा है। एक तो ये एक प्रोलिफरेशन ऑफ सब्सिडीज, एक तो ज्यादा देखने को मिला कि स्टेट जो है काफी स्टेट सब्सिडीज पे ज्यादा वो कर देती हैं, खर्चा करती हैं, तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं डेब्ट से ही उसको करना पड़ता है। दूसरा, रीइंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम इन स्टेट्स विदाउट ए क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो आपने कोई ऐसा क्लियर कट क्राइटेरिया या आइडेंटिफाई नहीं किया है फाइनेंस के की रिसोर्सेज कि आप किससे फाइनेंस करेंगे, और आपने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो वो है फिर से एस्टेब्लिश कर दिया है, तो उससे जाहिर सी बात है कि फिजिकल बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं
फिर से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रिफॉर्म्स विद परसुइंग वर्थ परसुइंग, जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिनकी जरूरत है, उसके लिए उतने क्या है कि एक लोन काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है, पहला तो ये है। दूसरा, एक लोन काउंसिल को ऑथर ने बताया कि इट इज अ इंडिपेंडेंट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी which would oversee the loan magnitudes and profiles of the central state government। तो लोन प्रोफाइल को चेक करेगी, लोन के मैग्नीट्यूड को चेक करेगी लोन काउंसिल जिसकी बात की गई है। दूसरा, 16th फाइनेंस कमीशन शुड एग्जामिन द सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट सब्सिडीज इन डिटेल। जो भी सब्सिडीज हैं जिनमें कोई मेरिट नहीं है उनको डिटेल में एग्जामिन कीजिए, और अगर लगता है कि इनकी कोई जरूरत नहीं तो उनको जो है वो खत्म कर देना चाहिए। फिर फाइनेंस कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टेट्स मेंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट विद इन लिमिट्स, और जो स्टेट्स हैं उनको फिस्कल डेफिसिट को एक लिमिट में मेंटेन करना है और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड कैरेट्स टू द स्टेट्स मेंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट, जो स्टेट फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर रही है उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, और जो उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसको रेस्ट्रिक्टली मतलब उस तक नहीं रख रही है, स्ट्रिक्ट नहीं कर रही है अपने आप को उस फिस्कल डेफिसिट के लिमिट तक, तो उनको जो है पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैरेट एंड स्टिक की मतलब पॉलिसी जो है 15th फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल, स्पेक्टेकल रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक इंक्लूजन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। जो भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के रिगार्डिंग जो एट्रोसिटीज हुई थी एमपी में उससे रिगार्डिंग है, उसके बाद जो वहाँ के सीएम थे उन्होंने जो एक्शन लिया था उससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो इतना रिलेवेंस है नहीं। जो रिलेवेंस इसमें है वो ये बता देते हैं कि ऑथर ने कहा है, इट इज अपेरेंट दैट समरास्ता और हार्मनी ऑफर्स ओनली सिंबलिक सोशल इंक्लूजन एंड फिक्शनल हार्मनी टू बी ऑप्रेस्ड, ठीक है ना। तो जो सिंबॉलिक सोशल इंक्लूजन दिखाता है समरास्ता हार्मनी वाली जो बात कही थी, और फिक्शनल हार्मनी जो है वो दिखाता है सिर्फ। तो जो गोल है हार्मनी का, सेंस इक्वालिटी ओनली सर्व्स द पर्पज ऑफ अपहोल्डिंग द स्टेटस को ऑफ द अनइक्वल पावर रिलेशन। तो ये कहीं ना कहीं जो अनइक्वल पावर रिलेशन है उसको ही अपहोल्ड करने का काम करता है। तो जो हार्मनी है वो विद इक्वालिटी होनी चाहिए, विदाउट इक्वालिटी हार्मनी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इट इज इम्पेरेटिव टू पॉलिटिसाइज कास्ट, तो ऑथर ने कहा है कि कास्ट को पॉलिटिसाइज करने में फायदा है, एंड इंटेरोगेट इट थ्रू असर्शंस ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स, और उसको इक्वालिटी और राइट्स के थ्रू जो है असर्ट करना चाहिए। ये ऑथर का यहाँ पे जो है व्यू पॉइंट है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन, लेट्स मूव टू आवर पार्ट 2। तो कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रिगार्डिंग यमुना, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यमुना एंटर्स दिल्ली फ्रॉम ओखला बराज एंड एग्जिट्स द पल्ला विलेज। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि यमुना दिल्ली में ओखला बैराज से एंटर करती है और एग्जिट पल्ला विलेज से करती है, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया है, पल्ला विलेज से एंटर करती है और एग्जिट करती है ओखला बैराज से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द यमुना फ्लड प्लेन वाज डेजिग्नेटेड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया फ्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इन द ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041। तो ये 2041 का जो भी ड्राफ्ट मास्टर प्लान उसमें नहीं मेंशन है, ये था 1962 का जो मास्टर प्लान था उसमें। वहां पे जो फ्लड प्लेन था दिल्ली को, उसको जो है नो कंजर्वेशन नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया था। जो ड्राफ्ट 2041 का प्लान है उसमें यमुना को जो 18 जोन्स में बांटा गया है दिल्ली को टोटल, और उसमें से जो यमुना फ्लड प्लेन्स आते हैं वो ओ जोन में आता है, उसमें भी O1 और O2 में कैटेगराइज किया गया है। O1 रेस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन है, O1 जो है वो वहां पे आप मतलब वहां पे कंट्रोल्ड जो है कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वन नोर टू। आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है पर्सन फेस और इज एक्सप्रेशन, मतलब कह सकते हैं एक तरह से भाव अभिव्यक्ति। तो किसी व्यक्ति की जो भाव होते हैं, फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, उसको कहते हैं काउंटेनेंस। नेक्स्ट इज इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई अत्यधिक, एक तरह से मतलब जितना यूजुअल था उससे भी ज्यादा अगर कोई हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं इनऑर्डिनेट। गिमिक। गिमिक एन आइडिया ऑफ रिटेनिंग कस्टमर्स और पर्सुएडिंग पीपल टू बाय समथिंग, एक तरह का नाटक या नौटंकी वैसे तो वर्ड होता है, लेकिन किसी को कस्टमर्स को या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज इवेंट की जाती है उसको बोलते हैं गिमिक। हिंज। हिंज का मतलब बेसिकली होता है कब्जा। आपने देखा हो दरवाजों में सपोर्ट के लिए या मूवमेंट के लिए जो एक जॉइंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम हिंज। तो हिंज का मतलब बेसिकली एक जॉइंट है, ए टाइप ऑफ जॉइंट। परनीशियस। परनीशियस हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट, तो इसको घातक या विनाशकारी हम बोल सकते हैं परनीशियस। रेपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप या प्रयासशील। इडियम फ्रेज में एक इडियम आया था सौरभ। सौरभ का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग
और कीप समथिंग फ्रॉम फॉलिंग, किसी चीज को गिरने से बचाने के लिए कोई दूसरी चीज जब उसकी सपोर्ट में लगाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं शोर अप। मतलब बेसिकली टेक लगाना, आप समझ सकते हैं इसको। जब टेक लगा देते हैं ना तो किसी चीज को सपोर्ट देने के लिए हम टेक लगाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना उनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द 15th फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 2017 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह। सेकंड स्टेटमेंट, द recommendations of 15th फाइनेंस कमीशन will cover a period of 5 years from the year 2021-22 टू 25-26। तो 5 साल का पीरियड 2021-22 से 2025-26 तक का ही कवर करेगा इसकी रिकमेंडेशंस। थर्ड, 15th फाइनेंस कमीशन has recommended maintaining the vertical devolution at 42% of the division pool. Fourth statement is for horizontal division, 15th Finance Commission has suggested 45% weightage to income, 15% each to population and area, 12.5% to demographic performance, 10% to forest and ecology and 2.5% to tax and fiscal efforts। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 ए फर्स्ट एंड 3, नेक्स्ट इज 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली एंड 1, 2, 3 and 4। तो आप इनके आंसर्स, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाए ताकि इसी तरह के जो डिस्कशन है हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। सो थैंक यू।